अब एक चीज आपको अपनी तरफ से करना है, क्या करना है? इमरजेंसी के बाद मिसलेनियस के बाद हमने क्या देखा था? स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट्स का। तो आर्टिकल 370 डील विद द जम्मू एंड कश्मीर, वो हट गया। आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई, ये किस किस स्टेट से डील करते हैं उसको नोट करो, उसको आप मेरे को कहाँ बताएंगे? कमेंट पे, या तो उसको होमवर्क की तरह करेंगे। आर्टिकल नंबर 371 ए बी सी जो है वो किससे डील करता है, किस किस स्टेट से डील करता है, लिख लो उसको, ठीक है? इसको हम नोट डाउन कर लेना, वही आर्टिकल जहाँ पर लिखे होंगे, और इतने आर्टिकल को थोड़ा सा रट लेना। रटना इसलिए पड़ेगा, ऐसे समझ तो आपको आ ही रहा होगा कैसे हमने इस आर्टिकल को निकाला, पर इसको रटना इसलिए भी पड़ेगा कि सीजीपीएससी के नेचर की वो यहाँ से क्वेश्चन आके पूछता है। क्लियर? सो यही थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एक क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी हर बार बनाता है, और हर बार इस हिसाब से आपको क्या होगा, इतने कोई पढ़ लोगे अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? सो ये क्या था आपका? ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे और उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नाउ विल मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है? शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम शेड्यूल को समझते हैं, ठीक है? सो ब्लैक बोर्ड को पहले रख कर लेते हैं, देन विल मूव टू द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज आप लोग थाम कर बैठिए और मुझे लीजिए, ठीक है? संविधान ऐसा ही है, उसको पढ़ाया ऐसे ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर आप डीले करेंगे, हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बस नाम आज का चल रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है? हमको समझना है कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी तो हम लोग एक बुक को समझ, जो बुक बनाए थे, उस बुक को खोल के देखिए कैसा दिख रहा है? अच्छा दिखा? डर लग रहा है, ठीक है? डर भी लग रहा है तो भी पढ़ना है, अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। क्लियर? सो अभी क्या है? अच्छा लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अभी अब और देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बुक्स में आप लोगों ने देखा है अपेंडिक्स होते हैं लास्ट में, जहाँ पर चीज़ों को लिख देते हैं, बस वैसे ही शेड्यूल्स। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग से शेड्यूल्स लिख दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर उसको अलग से लिख दिया है कि वहाँ से भी आप देखकर उसको समझिए, ठीक है? सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। प्रेजेंटली कितने हैं? 12 शेड्यूल। इन 12 शेड्यूल्स को याद रखना। आखिर कितना याद रखना, ठीक है? तो शेड्यूल को भी हम लोग कुछ उसी तरह से पढ़ना है। इसे 1 शेड्यूल 1 डील्स विद द यूनियन एंड स्टेट्स, नेम ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और जितने भी हैं, ठीक है? तो नेम के बारे में कि उसका नाम क्या क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी, कौन कौन से स्टेट्स इंडिया में, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? शेड्यूल 1 पे लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, देखो ऐसा समझना कि पहले वो जगह बताती है, एक जगह बताती है। सपोज दिस इज द ऑफिस, ये एक जगह है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? जॉब करना है, या यहाँ पर जाके पहुँचना है। अब इस जगह पहुँचना तो आपको जगह तो पता चल गया, इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट। और आपको यहाँ क्या करना है? जॉब करना है। स्टेट में जॉब करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो आपको सब कौन सा जॉब करना चाहेंगे? अब मैं आपको बोलूँगा छत्तीसगढ़ स्टेट में आपको जॉब करना है, या आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में कोई भी जॉब पकड़नी है, या कुछ भी बोल सकते हो उसको, तो आप कौन सा जॉब करना चाहिए? हाँ, कई लोग सोच लो रैक पिकर्स और नीचा सोच लो ठेला का दुकान खोल लो, समोसा दुकान। व्हाई आई एम नॉट थिंकिंग आई विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? जाओ ना, सोचो ना, तो सोचना है, करना थोड़ी ना, बन के तो मुँह पे से बगल बैठे, ठीक है? और घूम रहे हैं, कल कन्याकुमारी से फोटो डाले थे, सनसेट व्यू दिखा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हो, क्या कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, देखो आप ही सनसेट देखो, हम लोग का तो सनराइज ही नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पर क्या बनना है? चीफ मिनिस्टर। तो किसी जगह का चीफ मिनिस्टर बनना है तो पहले उसका नाम चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर बनना है तो कई लोग होंगे एकदम बिल्कुल, मैं चीफ मिनिस्टर बन के देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, मैं वहाँ पर लोगों की सभ्यता करूँगा। कितना पैसा मिलेगा, कितना कमाऊंगा मैं बनकर? क्या एक बड़ा घर बना पाऊंगा कि बस हम शपथ लेते हैं देश के अच्छे नागरिक? कुछ नहीं होता, सब करप्ट बैठे हैं। पैसा पैसा पता कितना मिलेगा? सो शेड्यूल 2 डील्स विद द एनवायरनमेंट, और आपका क्या है? कितना उनको प्रिविलेजेस
So it deals with the allowance, emoluments, salaries, privileges. ठीक है भाई, सीएम बनने के बाद हाँ वो रैप भी करता है का फिर आंसर ही हो गया था वो तो, ठीक है। तो यहाँ सीएम बनना है, उसके लिए अपने क्या चाहिए, पैसा कितना है। थोड़ी ना 1000 रुपए के जॉब के लिए थोड़ी जाके इंटरव्यू दोगे, कम से कम 1 करोड़ मिले तो जाओ दो, सीएम बनना है वो भी हर महीना। और कुछ सीएम हर दिन बनते हैं, ठीक है, अपने भूपेश बघेल वाले हो। तो अलाउंस, एम्पलमेंट, प्रिविलेजेस और नेम ऑफ स्टेट। इसके बाद अब वो आकर वहां पर बोले कि ठीक है ये तो होगा। बोले कि भाई काका, काका बोलते हैं काका ये सब तो हो गया, इलेक्शन भी लड़ लियो, आपको सैलरी में सब पता है, खर्चे वर्चे कर दियो, इधर आओ थोड़ा सा शपथ ले लो। मुझे शपथ तो मैं पहले ले लिया, कमाऊंगा नहीं, सही वाला लेना पड़ेगा, जनता आपकी वो है। अरे मैं तो लूंगा ही, खैनी में नहीं खाते, पता नहीं तो वीडियो बना लिया दबा रहे हैं। अरे सीएम हो यार, आप क्या कर रहे हो, स्टेट को कहाँ लेकर जा रहे हो, तो खैनी को दबा के डाल रहे हैं, वीडियो बन गया उनका। ऐसा नहीं करना है, आप सीएम हो। बोले अच्छा क्या शपथ लेना है बता दो थोड़ा। और इतने मस्त मस्त हैं हमारे यहाँ कि उनको अगर बुला दिया जाए, अपना खुद का ओथ को भी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है बता, और इधर देखो 5000 करोड़ मिलना चाहिए, ये हाल है। बट हाँ ओथ तो दिलाना पड़ेगा। तो अगले में क्या है, उस ऑफिस में आने के लिए यू हैव टू टेक द ओथ एंड गिव द अफर्मेशन दैट आई विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स इंस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द पार्ट 3 डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन। क्लियर? देखो सैलरी, अलाउंस, एमेंडमेंट, प्रिविलेजेस जो दिए हुए हैं ना, इसको वहां पर बुक्स में मेंशन है, वैसे आप पढ़ लेना। और मैं भी आपको बता देता हूं तो किसके लिए दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यहां पर मेंशन है, ठीक है। बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉट मेंशन, याद रखना। क्लियर? प्रेसिडेंट के लिए दिया है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए दिया है। एक पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर, उस पोस्ट के लिए नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का दिया है पर वाइस प्रेसिडेंट का नहीं दिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट का कहा गया, उसको कुछ तो चाहिए होगा। सो सी, इसके बाद किसके लिए दिया हुआ है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। जो आपका लोकसभा होगा पार्लियामेंट में, सो उनके लिए दिया गया है लोकसभा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा लिखो पहले, और उसके बाद लिखो स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, द लोअर हाउस ऑफ स्टेट। इसके साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को दिया गया है। कहां पे, लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो लोअर हाउस है, ठीक है, विधानसभा लिख सकते हो उसको, विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। स्टेट असेंबली का लोअर हाउस के लिए बात कर रहे हैं। इसके बाद चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहां पे होते हैं, ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का स्पीकर नहीं होता, राज्यसभा में क्या होते हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऐसे स्टेट जहां पर क्या है, स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो लोअर आपका क्या है, अपर हाउस है। लोअर हाउस कॉल्ड विधानसभा एंड अपर हाउस कॉल्ड विधान परिषद। छत्तीसगढ़ में नहीं, पर कुछ स्टेट में क्या है, विधान परिषद भी है। तो वहां पर जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे उनके बारे में भी है। तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ विधान परिषद, ठीक है। अब सी, यहां पर मैंने आपको क्या कहा, वाइस प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो अलग से नहीं। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब आप किसी पोस्ट में हो इसलिए आप क्या हो रहे हैं, इस पोस्ट में आए। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है, यू आर होल्डिंग सम पोस्ट एंड बिकॉज ऑफ होल्डिंग दैट पोस्ट यू आर गिवन सम अदर पोस्ट। सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सॉरी आपका क्या, जो राज्यसभा के जो भी चेयरमैन होते हैं, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका या तो आप ये बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरमैन क्या होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को एक बार दे दिया गया है तो वाइस प्रेसिडेंट को भी देंगे तो ज्यादा पा जाएगा प्रेसिडेंट से। रामनाथ कोविंद बुरा मान जाएंगे, वेंकैया नायडू सब नहीं करेंगे। बढ़िया करता है राज्यसभा, वेंकैया नायडू बैठते हैं तो कांग्रेस कोई पार्टी है, तुम बैठो बैठो बैठो, मोदी जी को बोलो। आप लोग देखो कभी राज्यसभा लोकसभा अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपका राज्यसभा, विधान परिषद, स्टेट आपका लोकसभा इसमें। इसके साथ साथ किन के लिए मेंशन है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका भी यहाँ पर क्या है मेंशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज का सब कुछ मेंशन है, पर हाई कोर्ट जज का खाली और सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन है? पेंशन। प्लीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जज का सारा चीज एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए पेंशन, क्योंकि बाकी चीज कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट को देती है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज का पेंशन, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस है इंडिया में, क्या बोलते हैं उसको? CAG, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन वगैरह नहीं दिख रहे, क्लियर। तो ये सारे पोस्ट हैं। इसके साथ साथ ऑल द MPs एमएलए जो मिनिस्टर हैं, सो मिनिस्टर्स स्टेट और सेंटर के, और मेंबर्स लिख सकते हो, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली एंड सेंट्रल असेंबली, क्लियर। तो इन लोगों का सारा चीज मेंशन, जो मेंशन नहीं है उसको याद रखना, एग्जाम में उसको पूछेगा, ये पहले से बता, ठीक है। और कहां पढ़ोगे इसको? टेबल नंबर 3.2 या 3.1 होगा आपका चैप्टर 3 में, उसको पढ़ना, वहां लिखा है सारा शेड्यूल के बारे में, क्लियर। तो इसके बाद ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। अब ओथ किसको दिलाएंगे? प्लीज मेक श्योर, अब जो ओथ की बात है ना, सो इस ओथ में प्रेसिडेंट का ओथ नहीं है। सो ओथ एंड इन्फॉर्मेशन नॉट इंक्लूड ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का ओथ यहां पर नहीं है, क्लियर। तो किसका ओथ है यहां पर? मेंबर्स और मिनिस्टर्स का ओथ है। जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे उन लोगों के लिए होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स है, पार्लियामेंटेरियन और स्टेट लेजिस्लेचर वाले MP MLA, उनके लिए ओथ दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जजेस का ओथ है वहां पर, ठीक है। इसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये वाला, और चेयरमैन उनके लिए ओथ दिया गया। किसका ओथ मिसिंग है यहाँ पर? प्रेसिडेंट का ओथ नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट की मेंशन। इसको ध्यान रखना, तो बुक में सब कुछ पढ़ोगे, एग्जाम में जाके ना कंफ्यूज हो जाओगे। और टेबल को अच्छे से पढ़ना और देखना कि किस किस का दिया होगा, क्लियर। तो पार्ट शेड्यूल पहले में क्या हुआ? बना दिए, दूसरे में बताया कि पैसा कितना मिलेगा, और तीसरे में क्या हुआ? उस जगह पे बैठने के लिए हमने ओथ लिया। और सबसे बड़ा सरप्राइज कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, ओथ वक्त दिलवा दिया, धोखा दे दिया, बोला कि आप जाके कहां बैठो? राज्यसभा। पार्ट 14 विद द एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा। ये सब ध्यान के लिए बता रहा हूं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने धोखा नहीं दिया है, पर पार्ट 4 में क्या है? राज्यसभा की सीट की बात हुई, ठीक है। तो ये क्या था? राज्यसभा, क्लियर। तो पार्ट 4 डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सबसे ज्यादा सीट कहां किसका है राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश है, मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। अराउंड 32 सीट्स हैं। और छत्तीसगढ़ की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? टोटल 5 सीट्स हैं, ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा स्टेट वाइज वो कहां पर दिया हुआ है? शेड्यूल 4 में बताया गया। और छत्तीसगढ़ की कितनी सीट्स? ओनली 5 सीट्स, ठीक है। तो हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम छत्तीसगढ़, वहीं पर साइड में लिख के रखना, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। और मुझे भी बताना कि वो कौन कौन है, क्लियर। लोकसभा मेंबर को बताना, राज्यसभा के मेंबर को जरूर बताना। देन ये तो हो गया, आगे चल पार्ट 5, और सॉरी पार्ट 5 शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। Administration of scheduled and tribal area till then part 5 sorry schedule 5 of constitution, then schedule 6 of constitution, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल और ट्राइबल एरिया कहां पर दिया हुआ है? 5 में। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इंडिया पे जहां पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं,
साथ ही साथ उस स्टेट में जो एरियाज है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। सो अलग से दिया गया हुआ है शेड्यूल 6 इज dealt with the administration and governance of MATM। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऐसे लिखना MATM, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ऑल द स्टेट्स, अगर हम इंडिया का बॉर्डर ये देखते हैं पार्ट, इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, इधर का पार्ट अगर मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो इट डील विद द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इस मैप के हिसाब से ऑल द स्टेट टचेस द, ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को कौन सा टच करेगा, मेघालय, ये बीच का पार्ट यहाँ तक असम है, दिस इज त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 जो बांग्लादेश को टच करते हैं, ठीक है। प्लीज याद रखेंगे क्या है, क्या मेघालय, ठीक है, इधर मणिपुर नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, 2 बार आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो गए। सो मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों स्टेट्स में जो क्या है डिस्टर्ब एरिया है और बैकवर्ड एरिया, द शेड्यूल्ड एरिया ऑफ MATM, इसके कौन डील करता है, पार्ट 6 और सॉरी शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया 6 शेड्यूल। इसके बाद इधर लिखते हैं, ठीक है, शेड्यूल 7, द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट लिस्ट क्या है कि हमें अलग अलग गवर्नमेंट बनाना है, कौन कौन सा गवर्नमेंट बनाएंगे, हम एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो लॉ कौन सा सब्जेक्ट में कौन बनाएगा, अब समझना है, बाकी मैं आपको डिटेल अंदर कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी एक ओवरव्यू जैसा चल रहा है, ठीक है, कि लॉ किस सब्जेक्ट में कौन बना सकता है। सो हमने क्या किया है, इंडिया में इन सब्जेक्ट्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहले बताया था मैंने आपको, ब्रिटिशर्स से लिए और कैसे सब्जेक्ट को बना के वैसे ही यहाँ पर भी डिवाइड किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को 3 सेक्शन बनाया गया है। वन इज कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यहाँ पर क्या होगा, ऑल द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट विल मेक्स द लॉ। इसके लिए लॉ कौन बनाएगा, यहाँ पर जो भी एक्ट बनेगा, कुछ भी बनेगा उस लिस्ट के लिए वो कौन डील करेगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अदर लिस्ट आर कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट, इस पे कौन लॉ बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और द थर्ड लिस्ट कॉल्ड एज कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यहां पर क्या कर सकते हैं, बोथ कैन बी द लॉ, बट इसमें एक चीज क्या दिया गया है, रेसिड्यूरी पावर, काइंड ऑफ वीटो पावर। अगर कंकरेंट लिस्ट की किसी सब्जेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया और दोनों लॉ एक दूसरे से डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। सो फॉर द कंकरेंट लिस्ट देयर इज अ रेसिड्यूरी पावर and this residuary power is given to central or parliament, सेंट्रल और यूनियन। यूनियन और सेंट्रल एक ही चीज है, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा सब चीज, या तो यूनियन बोलो या सेंट्रल बोलो, पूरा है एक ही चीज। तो 3 सब्जेक्ट बनाया गया, लिस्ट बनाया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और जिसमें से रेसिड्यूरी पावर, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, पर अगर दोनों ने लॉ बना दिया और फाइनल किसका लॉ प्रिवेल करेगा क्वेश्चन उठता है, तो रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल, या तो यूनियन लॉ। ये क्या हो गया, ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें से पहले तो इसमें 100 सब्जेक्ट्स थे, अभी प्रेजेंट देखेंगे तो यूनियन लिस्ट है 79 सब्जेक्ट, सॉरी 97। अभी यूनियन लिस्ट में कितने हैं, 97 सब्जेक्ट आर मेंशन इन यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट हैज 66 सब्जेक्ट, 97 सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट, 66 इन स्टेट, एंड कंकरेंट लिस्ट हैज 47 सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में आपका यूनियन लिस्ट 97, इस कंकरेंट लिस्ट 47, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या था, पार्ट आपका शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 7 के बाद हम मूव करते हैं शेड्यूल 8 की ओर, ठीक है। ओके, इधर लिखते हैं, उधर घूमते हुए मैं आ जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, 7 तक हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट द शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। तो शेड्यूल 8 में क्या लिखा हुआ है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 8 डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक वहां पर हमने चैप्टर भी देखा था, चैप्टर 17 और आपका पार्ट 17, और यहाँ पर क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज के हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो देयर आर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कितने हैं? टोटल 22 लैंग्वेज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर? और 22 लैंग्वेज से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, प्लीज पहले इसको समझो, उसके बाद फिर आपको क्या करना, बाकी को देख सकते हैं मुझसे। क्लियर? मोस्टली ये 22 लैंग्वेजेस में से पहले यहाँ लिखो कौन सा नहीं है। जो नहीं है नॉट, वो कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है? और है कौन सा? यस, जो अलग से आपको याद रखना होगा, उर्दू। नहीं तो आप बोलोगे उर्दू तो पक्का नहीं होगा। ठीक है? भावनाएं है ना, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट थोड़ी ना है। इस देश में कुछ और चल रहा है, उर्दू की न्यूयॉर्क का है, हिंदी हमारा है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? तो उर्दू इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अभी तो एक छोटा सा हिंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी आगे देखते हैं क्या क्या है। उर्दू के साथ साथ नेपाली इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इनको भी क्या मिला हुआ है? स्टेटस मिला हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज का। उर्दू के साथ साथ नेपाली भी लिखो। क्लियर? ये उसको याद रखना कि कौन से हैं और कौन से नहीं। बाकी जो है वो तो आपको इजीली बन जाएंगे। ठीक है? और मेरे को एक चीज आप लोग प्रेस करके बताएंगे, संस्कृत इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और नॉट? संस्कृत हमारा सबसे पुराना लैंग्वेज है, क्या संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये आप लोग मेरे को आंसर करें। क्लियर? ये संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और वो 22 लैंग्वेज में आता है। कभी भी नोट्स होते हैं आपके पास, नोट्स 10 रुपए 20 रुपए के नोट्स, उसको से खोलना और साइड में देखना अलग अलग लैंग्वेज लिखे रहते हैं। 1 रुपया 10 1 रुपया से अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहेगा, एक बंगाली में लिखा रहेगा, उर्दू में लिखा रहेगा, सब में। तो वो सारे ऑफिशियल लैंग्वेज दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा प्रेजेंट भारत में कहाँ कहाँ पर किसका ट्रेस देख सकते हो। इनको कहाँ देख सकते हैं? नोट्स पे देख सकते हैं, वहाँ लिखा होता है। ठीक है? तो इंग्लिश नहीं है और वो दोनों है। CGPSC 2018 का क्वेश्चन था, अब मैंने एक ही वर्ड पढ़ा था कि इंग्लिश नहीं है, देख लेना, और वही ऑप्शन खत्म। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ करा रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। एग्जामिनर का माइंड वहीं पर जाएगा और वो डालेगा उर्दू को ए में जानबूझ करके। उर्दू तो लोग मारेंगे, हटाओ, पाकिस्तान का लैंग्वेज होगा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और उर्दू किसी मुस्लिम्स ने पेटेंट नहीं करा रखा है कि सिर्फ उनका लैंग्वेज है, आप भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो क्या है, लैंग्वेज को भी समझिए। और इस लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हुए थे। ठीक है? सो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखिए कैसे हुआ। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्लस 21 इक्वल्स टू 92। ठीक है? 71 प्लस 21 इक्वल टू 92। सो Constitutional Amendment Act 71 deals with official language, Constitutional Amendment Act 21 deals with official language, and Constitutional Amendment Act 92 also deals with constitutional amendment। 92 से 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था इस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे 4 लैंग्वेज, बोडो, संथाली, ठीक है, मैथिली, तो इन सारे को जोड़ा गया था। अब ये सब खैर नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, बट फिर भी आ गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज डील्स विद कौन कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71, 21 एंड 92। और जो पूछेगा वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 96। और ये 96 इट एडेड उड़िया। ठीक है? तो पहले क्या था? उड़िया लैंग्वेज बोलते थे, ORIYA। 96 अमेंडमेंट एक्ट ने उड़िया का स्पेलिंग बदल क्या किया? उड़िया, ODIA। पहले उड़ीसा लिखते थे, अब क्या लिखते हैं? उड़ीसा। ठीक है? उड़ीसा का स्पेलिंग चेंज हुआ तो उड़िया लैंग्वेज का भी यहाँ पर हुआ। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद उड़िया लैंग्वेज। ठीक है? और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ट्राई कर ली कि हमको भी क्या मिले? ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस। क्लियर? तो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसे याद होगा, 71 प्लस 21 इक्वल टू 92 और एक बच गया 96। ठीक है? तो 96 से आपका क्या आया? उड़िया। सो 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उड़िया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी।
98 वाज रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एनजेईसी, वो हट गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा 96 से लेकर 104 तक एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बनेगा। लास्ट टाइम उसी में से 4 को उठा के क्वेश्चन पूछा। ट्रेस करना सीखो कि पेपर किस तरह से बन रहे हैं, और उसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइडिया हम पूरा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, पर हम क्वेश्चन पेपर को ट्रेस करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या था पार्ट आपका शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 8 के बाद शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 तो बिल्कुल इस तरह से है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पहले क्या होता था, कुछ लॉज बनाए, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना ली और उसको क्या बोलती थी कि उसमें रख दिया गया, शेड्यूल 9 में रख दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाई, उसको शेड्यूल 9 पे रखा गया। ठीक है, तो शेड्यूल 9 पे ऐसा क्या है, तो शेड्यूल 9 रिलेटेड टू द लॉज और द एक्ट। शेड्यूल 9 रिलेटेड टू द एक्ट और लॉ ऑफ स्टेट, रिलेटेड टू स्टेट का कौन कौन सा एक्ट आएगा, रिलेटेड टू लैंड टाइटल्स एंड जमींदारी। स्टेट गवर्नमेंट के लैंड टाइटल और जमींदारी जो है वो आपका डील करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर लॉज। तो सेंट्रल के सारे लॉज यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा रिलेटेड टू लैंड, जमीन के लिए या जमींदारी के लिए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए, वो आपका कौन देख रहा था, पार्ट 9 पे रखते थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से थे, अदर लॉज थे। और जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या किया गया था, इन दोनों को, पहले अच्छे से कहानी को सुनना उसके बाद ही लिखना। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया, शेड्यूल में ही लिख दिया गया, दिस टू सच टाइप ऑफ एक्ट्स मेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट फॉल अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, डज नॉट फॉल अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब धड़ाधड़ एक्ट बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, भूपेश बघेल आए, बोले कि मेरे को 1000 करोड़ रुपए चाहिए, एक एक्ट बनाओ कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, उनको 1000 रुपए मिलेगा, 1000 करोड़ रुपए। तो बोले कि अगर ऐसा करोगे तो बाकी जब क्वेश्चन हो जाएगा, आप 1000 रुपए मिलेगा, कौन क्वेश्चन करेगा, डाल दो यहाँ पे, शेड्यूल 9 में है, वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से तो आप एक्ट के साथ खेल सकते थे, कोई भी एक्ट बनाते बोल देते वहां पे, और खेलना चालू भी हो गया था। और जब ये खेलना चालू हुआ, सो एक केस फाइल किया गया, उस केस का नाम है IR कोहिलियो केस। एक केस यहां पर फाइल किया गया, केस नेम इज IR कोहिलियो केस की। और IR कोहिलियो केस में इस बात के लिए फाइट किया गया कि द एक्ट और द लॉज मेड व्हिच आर केप्ट अंडर द शेड्यूल 9 शुड बी गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल शुड कम्स अंडर द फॉल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होना चाहिए, ये बात हुई। बट जजमेंट में ये बात नहीं सामने आई और उसको हटा दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, देखेंगे कि एक और लॉ बनाकर उसको कुछ करेंगे। तो IR कोहिलियो केस में जजमेंट स्टार्ट हुआ था, बट वहां पर जजमेंट क्लियर नहीं हुआ। फिर देन अ मैन नेम केशवानंद भारती, उनकी थोड़ी सी जमीन थी, उन्होंने तो एक छोटे से जमीन के लिए लड़ाई की। अ पर्सन नेम केशवानंद भारती ही फाइट फॉर अ पीस ऑफ लैंड दैट ही ओन्ड दैट लैंड, और उस लैंड के लिए उसने क्या क्या अपनी एक लड़ाई स्टार्ट की। और दैट लैंड के लिए जो लड़ाई हुई वो इंडिया का एक सबसे बड़ा जजमेंट देकर के, इंडिया के आपके जितने भी हम लोग हिस्ट्री देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा जजमेंट आया केशवानंद भारती जजमेंट। 24 अप्रैल को आया ये जजमेंट, और इस जजमेंट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया। आई विल टीच दैट जजमेंट अगेन, बट इस लॉ पे उस दिन क्या बोला गया, थ्रू द केशवानंद भारती केस। IR कोहिलियो के बाद आपको क्या हुआ, केशवानंद भारती 1974 76। ठीक है, सो केशवानंद भारती केस, नॉट 74 में देखो क्या काफी सालों तक चला था, बस आप लिखो केशवानंद भारती केस।
मैं बाकी आपको डील पूरा अच्छे से करूंगा बाद में। और इस केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया उसमें ये क्या कहा गया, द लॉज और द एक्ट मेड बाय ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट दैट आर केप्ट इन शेड्यूल 9 फॉल्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू एंड स्क्रूटनी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया था, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस को क्या किया गया, दिस लॉज कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लीज अच्छे से पढ़ना, शेड्यूल 9 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यही स्टेटमेंट देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। सो प्लीज रिमेंबर केशवानंद भारती से उसको जुडिशियल रिव्यू में लेकर आया गया। और स्टेट गवर्नमेंट खाली कौन सी लॉ बनाएगी, रिलेटेड टू द लैंड टाइटल्स एंड जमींदारी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना के बाहर कर सकता है, इसको भी याद रखो, ठीक है। शेड्यूल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन शेड्यूल 9 के बाद विल टॉक अबाउट द शेड्यूल 10। क्लियर, 1 to 6 हो गया, 7 इधर है, 8 9 10, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, शेड्यूल 10 11 एंड 12। क्लियर, शेड्यूल 10 it deals with anti-defection law in India, ठीक है। और दिस शेड्यूल 10 added by 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो शेड्यूल एंटी डिफेक्शन जो है वो किससे आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और उसको क्या बनाया गया, शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दिस लॉ डील्स विद द पॉलिटिकल पार्टीज में जो फ्रॉडरीज होती है। अब क्या हो रहा है, आप चुनकर आए, हमने वोट दिया किसी को कि आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं इसलिए आपको इलेक्ट किया गया, और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इसलिए आपको इलेक्ट किया गया, और आप इलेक्ट होने के बाद वहां पहुंच गए और आपको लगा कि नहीं मेरे को यहाँ पर क्या नहीं बनाया जा रहा है, कोई मिनिस्ट्री पोस्ट नहीं दी जा रही है, तो आप किसी और के साथ साठगांठ करके बिक गए। और इस बिकने को, जो पॉलिटिकल पार्टीज में बिकने को क्या बोलता है, हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल चलने लगा कब से, 80s में, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पहले क्या था, कांग्रेस डोमिनेंस था। जब एक बार कांग्रेस डोमिनेंस टूटा तो उसके बाद क्या हो गया, स्टार्ट हॉर्स ट्रेडिंग, कि हम क्या करेंगे, एक बड़ी पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती थी और क्या करती थी, कांग्रेस को हराना है, तो वो अपनी पार्टी बना सकते थे, तो लोग क्या करते थे, आपस में मिलजुल के लड़ते थे और बाद में उसको क्या करते थे, खरीद लेते थे, आ जाओ भाई छूट गया वो छोटा पार्टी। तो इंडिया में क्या हुआ, पहले सिंगल पार्टी सिस्टम से क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम जब स्टार्ट हुआ और छोटे छोटे पार्टीज ने क्या किया, कोलिशन गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट किया। कोलिशन गवर्नमेंट वो होता है जब क्या बोलते हैं, अलग अलग 3-4 पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, इस तरह से खेल चालू हुआ। और वहां पर सबसे गंदा खेल था वो क्या था, हॉर्स ट्रेडिंग का, जहां पर जो मिनिस्टर्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते थे। मिनिस्टर खरीदने और बेचने से क्या हो रहा है, उससे सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट है वो 5 साल तक के लिए रन नहीं कर रही, तो कोई भी फंक्शंस अच्छे से हो नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश अभी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर हॉर्स ट्रेडिंग, फिर कमलनाथ हटे, फिर कौन है, शिवराज। पिछले 5 साल से या 4 साल से, सॉरी 3.5 साल से मध्य प्रदेश की हालत बदतर है कि एक भी पॉलिसी खत्म नहीं हुई। वो आ जाएंगे मामा बन के, इधर काका है वहाँ मामा है, तो मामा बन के आ जाएंगे, मेरी बहनों मेरी बेटियों। और आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेप केस मध्य प्रदेश दिख रहा है, जो लास्ट को दिल्ली वाली तो बदनाम है, लेकिन एमपी में भी इतने ज्यादा है, सारा दुनिया का क्राइम एमपी में, भुखमरी सबसे ज्यादा वहीं चल रही है। बट मामा है तो मामा बना रहे हैं सबको मामा, ठीक है। इधर काका है कुछ और बना रहे हैं, ठीक है। अरे गोबर ओवर योजना ले आए यार, क्लियर। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, तो इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, कब, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पूरा खेल चल रहा था हॉर्स ट्रेडिंग, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया कि इस तरह से अगर पॉलिटिकल पार्टी बार बार करेंगे तो ये स्टेबिलिटी कैसे मेंशन होगी, क्लियर। और उस केस का नाम इतना खतरनाक है जैसे इन लोग का नेचर, किनका नेचर, ये मंत्रियों को 1-1 रुपए में बिक जाए, तो उतना ही खतरनाक उस केस का भी नाम है, क्योहोतो होलान वर्सेस जकीलू, क्योहोतो होलान एंड जकीलो वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया।
केस का नाम क्या है? क्योतो होलांग केस। क्योतो होलांग, ठीक है, क्योतो होलांग केस लिख लो। क्योतो होलांग केस से क्या हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉज के सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला और बाद में एक एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर क्या होगा? 102, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, और इसमें फिर ये बोला गया कि अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए एंटी डिफेक्शन के कि अगर इतने लोग वहां पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इफ 1/3 ऑफ द मेंबर, अगर 1/3 मेंबर्स अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पहले वहां पर 2/3 मेंबर था, फिर उसको 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया गया? 1/3 ऑफ मेंबर। इफ 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय देयर विल वांट टू जॉइन सम अदर पार्टी और डिफेक्ट, तो उसमें आपका एंटी डिफेक्शन नहीं है। इस तरह से प्रोविजंस बनाया गया और दिस वाज द क्वेश्चन इन सीजीपीएससी लास्ट। अभी एंटी डिफेक्शन से क्वेश्चन आया तो हम शेड्यूल से ही पूरे क्वेश्चन बता दिए मैंने तो आपको, यहीं से आ गए, पेपर यहीं से बना दिए थे, कोई मेहनत नहीं की। क्लियर? समझना है, अभी पढ़ाऊंगा उसको एंटी डिफेक्शन को अलग से और भी पढ़ाऊंगा, बट अभी फिलहाल कितना है। क्लियर? सो एंटी डिफेक्शन लॉज इन शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 के बाद 11th शेड्यूल। 11th schedule in constitution was added by 73rd constitutional amendment act। 73rd constitutional amendment act और कौन सा होगा फिर 73rd? it is related to पंचायती राज in India। so schedule 11 deals with पंचायती राज और पंचायती राज और in the schedules there are listing of 29 सब्जेक्ट। तो पंचायती राज के लोग जो रूलिंग करते हैं वो कितने सब्जेक्ट में कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट्स में। सो अंडर पंचायती राज 29 सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड। क्लियर? सो पंचायती राज शेड्यूल 11 और इसके बाद जो अगला शेड्यूल आया, द लास्ट शेड्यूल, द 12th शेड्यूल। The 12th schedule of Constitution of India, it deals with the municipalities and it was added in Constitution of India by 74th Constitution Amendment। ठीक है, तो 74th Constitution Amendment Act से हमारा क्या आया? Municipalities। और in municipalities there are 18 subject listed। ठीक है, तो 29 सब्जेक्ट पंचायती राज में और 18 सब्जेक्ट कहां पर है? म्युनिसिपैलिटीज में लिस्टेड। ठीक है, ये क्या था? शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो उस बुक को हम लोग समझ लिए हैं, उस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें मेंशन है, जिस बुक को हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी टॉक्ड अबाउट ऑल द शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल आर लाइक अपेंडिक्स ऑफ एनी बुक और डिटेल्स है। ठीक है, तो ये क्या था? पार्ट्स को समझे, शेड्यूल को समझे। अब इस पार्ट्स और शेड्यूल पे जो चीजें लिखी हैं, कैसे लिखी हैं, वो चीजें आपका क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक बनाती है एंड द यूनिकनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज salient feature of constitution। so now we'll start with the salient feature of constitution। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, अब हम पढ़ेंगे salient feature of constitution। ठीक है, पहले इसको रब करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं salient feature of constitution। चलिए अब देखेंगे हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी तक क्या समझे थे? कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर को समझे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। क्लियर? अब देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट ऑल थिंग्स दैट मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट। ऐसा क्या चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाता है। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर्स पे वन बाय वन आई विल गिव यू द लिस्ट पहले कि कौन कौन सा हमको पढ़ना होता है, उसके बाद एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अंडर द सेलिएंट फीचर सबसे पहले देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिखा गया है। कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो रिटन डाउन नहीं है। ठीक है, सो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि न्यूजीलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी नहीं गई है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। लेंथीएस्ट
ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से बनता है, ठीक है। बिकॉज अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा लिखा गया है तो उसमें क्या करना होगा, इंडिया की पूरी डाइवर्सिटी, इंडिया को टॉप अगर जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी देखिए, नॉर्थ टू साउथ देखिए, तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो काफी बड़ा है। उसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल फैक्टर को देखेंगे तो वो काफी बड़ा है। सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल द प्लेसेस, सारे के सारे प्लेसेस के बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा, उनको इंपॉर्टेंस देना होगा, इसलिए उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बने। देन सो फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, द वास्टनेस ऑफ इंडिया, vastness of India, you can say diversity of India। अब इंडिया में एक ही रिलीजन तो नहीं रहता ना, काफी रिलीजन है, काफी तरह के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज हैं, तो सबके लिए प्रोविजंस लिखना जरूरी था। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो इट इज अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम वी हैव 395 आर्टिकल्स उसी दिन थे और 8 शेड्यूल। अभी तो 450 के अराउंड आपके क्या आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, 22 शेड्यूल। सो वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर रिलेटेड टू वास्टनेस ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नंबर 2, द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। Indian Constitution is a very vast document mainly because of various provisions of articles are took up from different parts, अलग-अलग जगह से हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया। So historical factor because majority of the provisions of Indian Constitution are taken up from Government of India Act 1935। तो historical factors इतने सारे थे कि जो चीजें चेंजेस हो रही थी उसको उठाकर एज इट इज डाल दिया, ठीक है। historical factor स्पेशली Government of India Act 1935, majority of the provisions are taken up in our constitution, ठीक है। सो एक हो गया आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, देयर इज अ हिस्टोरिकल फैक्टर्स। थर्ड फैक्टर इज डोमिनेंस बाय ऑफ एडवोकेट्स। तो वहां पर लीगल लिमिनरीज बहुत ज्यादा थे और उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से बहुत लिखना किया, तो आपका डोमिनेंस ऑफ एडवोकेट्स, और इन सब ने क्या किया, अपनी अपनी बातों को लिखवाई कहां पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमंग द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से आपके ये हुआ प्रोविजन नंबर 1। द सेकंड salient features, so it is one of the lengthiest written constitution of the world, okay। so एक तो ये है इसका। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस, मैं आपको पहले जस्ट आप इसके बाद नोट डाउन करा रहा हूं, बाकियों को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले नोटिंग डाउन करो, ठीक है। तो फर्स्ट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 टियर गवर्नमेंट्स। तो हमारे पास क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है 3 टियर गवर्नमेंट्स और 3 टियर्स गवर्नेंस सिस्टम। कैसे है 3 टियर्स, वी हैव यूनियन गवर्नमेंट एट सेंटर, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमंग द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड फॉर द 3 टियर गवर्नमेंट, ठीक है। और इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द गवर्नमेंट्स और द गवर्नमेंट इन इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे पास क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, also called as वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी को और भी क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि ब्रिटेन पे एक जगह है और वहां पर जो ब्रिटेन में जैसी गवर्नमेंट है वैसे ही इंडिया में, ठीक है। तो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टरियल, ठीक है।
प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एज द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का इतना डोमिनेंस है इंडिया के सिस्टम में कि आप देखो कुछ भी योजना आती है कुछ तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को मोदी गवर्नमेंट भी बोला जाता है कभी कभी। तो प्राइम मिनिस्टरियल सिर्फ बहुत ज्यादा डोमिनेंस पोस्ट है इंडिया में, इसलिए इसको और भी क्या कहा गया है, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पहले हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थर्ड, देन फोर्थ, so one lengthiest written constitution, 3-tier government, then parliamentary form of government। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स टू द ड्वेल गवर्नमेंट। 3-tier गवर्नमेंट है ये है, बट हमारा गवर्नेंस कैसा है, ड्वेल गवर्नेंस। ठीक है, ड्वेल as the list of subject are divided। तो सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, डिवाइडेड, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इनके अलग अलग लिस्ट बनाए गए हैं और उस लिस्ट के अंदर रहकर ये काम करते हैं। क्लियर? सो लेंथेस्ट written constitution, 3-tier government, dual governance by center and state, parliamentary system of government, Westminster or the prime minister। the fourth head, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी चेंज करना होगा, सो देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी चेंज्ड इजीली एंड अदर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच यू कांट चेंज इजीली बिकॉज यू नीड सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। So Indian Constitution is a blend of flexibility and rigidity। That is, some provisions of Indian Constitution can be amended easily। ठीक है, तो कुछ provision क्या है, they can be amended easily। अभी समझाऊंगा बाद में कैसा होता है इजीली अमेंडमेंट। ठीक है, एंड अदर प्रोविजंस जो कि क्या है, रिजिड है, सो जिसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेशल टाइप ऑफ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। लेंथेस्ट written constitution, government, parliamentary system, dual governance, blend of rigidity and flexibility। then one more thing, Indian Constitution provide for, अगर हम पूरे इंडिया के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और गवर्नमेंट को देखते हैं तो कैसा है हमारा पॉलिटी, अवर पॉलिटी इज कंप्लीटली यूनिटरी विद फेडरल। और अब क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल विद यूनिटरी बायस। ये क्या होते हैं, फेडरल एंड यूनिटरी बायस। फेडरल विद यूनिटरी बायस मतलब फेडरेशन क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ स्टेट्स और देयर इज अ सेंटर। तो सेंटर और स्टेट में क्या है, डिफरेंसेस है। हमारे सेंटर से हमारा सारा स्टेट बाहर आ रहा है। सो फेडरल सिस्टम मतलब क्या हो रहा है कि सेंटर और स्टेट अपने अपना उनका एक सेपरेट डोमेन है और उस डोमेन पे वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक और चीज है हमारे फेडरल में ये चीज, और दूसरा उसमें देखो फेडरल मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों का अपना रिस्पेक्टिव डोमेन दे देगा और वो अपने अपने डोमेन पे वर्क करेंगे। सो अगर ऐसा देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बट आगे क्या लिखा है, विद यूनिटरी बायस। व्हाई? बिकॉज अगर कोई स्टेट, इफ इंडिया का कोई भी स्टेट ये चाहता है कि मैं इंडिया यूनियन से बाहर हो जाऊं, इफ एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया वांट टू secede फ्रॉम द इंडियन यूनियन से वो क्या करना चाहे, बाहर हो जाए, सो वो नहीं हो सकता। तो स्टेट अपने विल से इंडिया से बाहर नहीं हो सकता, दे नीड सेंटर्स परमिशन। बट ऑन द अदर हैंड अगर स्टेट की कोई भी बाउंड्री को छोटा करना है या बड़ा करना है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो अपने से ही इसको कर सकता है।
सो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो यूनियन का पावर है वो ज्यादा बड़ा पावर दे दिया गया है इसके कंपैरिजन में फेडरल के। सो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिस्टम इज अ फेडरल विद यूनिटरी बायस। अभी सारा पढ़ाऊंगा मैं, पहले आपको सिर्फ लिस्ट डाउन करा रहा हूं, ठीक है। देन other important provision of Indian Constitution is Indian Constitution provide for the synthesis between judicial supremacy and parliamentary sovereignty. So Indian Constitution is a synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. क्लियर कि आपका पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी को क्या कर रहा है, आपका बैलेंस करके चलता है कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट रूल्स, कहीं पर पार्लियामेंट अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है जो रूल्स चाहे। जुडिशियल जो है, जुडिशरी जो है, पार्लियामेंट जो चाहे वो रूल बना सकता है, इसलिए पार्लियामेंट सोवरेन है अपने डिसीजन लेने के लिए। बट पार्लियामेंट एनक्रोच ना करे किसी चीज पे, उसको देखने के लिए ऊपर से किसको बैठा दिया गया है, जुडिशियल। तो जुडिशियल की सुप्रीमेसी बनाई गई है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ गलत बनाता है तो उसको आप क्या करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो थ्रू द राइट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पढ़ाऊंगा सारे चीजों को, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 3-tier गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नेंस, ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, फेडरल विद यूनिटरी बायस, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स और कौन-कौन से आएंगे, कुछ तो उसके चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फंडामेंटल राइट्स। हमारे में एक्सक्लूसिवली बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देयर आर 6 सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 7 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, अभी कितने बचे, 6 बचे। बिकॉज राइट टू इलेक्ट्रिक, आपका राइट टू प्रॉपर्टी व्हिच वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड पुट इन अंडर द आर्टिकल 300A, और जो कि क्या आपका एक लीगल राइट है। सो इनिशियली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 थे, पर एट प्रेजेंट कितने हैं, 6 हैं। तो जो 7वां जो एक बच रहा है वो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी को कहां डाल दिया गया है, 300A आर्टिकल नंबर, और इट नाउ बिकम अ लीगल राइट। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा पूरा, इस सबसे समझा रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सो थ्रू फंडामेंटल राइट एंड DPSP, दिस आर कॉल्ड एज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। और इन दोनों से आपका क्या साइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, a concept of welfare state, that state or the government should work for the welfare of its people and not with the profit motive। प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम करेगा, कैसे करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहां पर दिया हुआ है, DPSP। देयर बाय DPSP एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, these are the salient features, fundamental duties। so Indian constitution also provide for the fundamental duties। ठीक है, तो ये भी क्या आपके salient features है, सबको ही मैं पढ़ाऊंगा एक करके, बस अभी लिस्ट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो salient features include lengthiest written constitution, 3-tier government, parliamentary system, dual governance, blend of flexibility, rigidity, then unitarian bias, synthesis of parliamentary sovereignty, judicial supremacy, fundamental right, DPSP, fundamental duties। कितने हो गए, 9। Then Constitution of India also provide for number 10 emergency provision in case अब कोई emergency provision for special cases under article 352, 56, 360 पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन।
कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर ये सारी चीजों को एक्सक्लूसिवली डील किया जाता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है, और बाकी जैसे अमेरिका है तो वहां क्या है, डुअल सिटीजनशिप है और डबल सिटीजनशिप। क्या एज अ क्या होते हैं वहां पर, दो होते हैं, वहां का जो स्टेट है, सो यू आर द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट एंड आल्सो द सिटीजन ऑफ यूएसए। दो अलग अलग सिटीजनशिप उनकी होती है, हमारी क्या है, सिर्फ एक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि कहां पर है, ब्रिटेन में, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर, इसको ध्यान रखिए। देन पढ़ेंगे सारे को, बट अभी फिलहाल बस मेंशनिंग कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the various provision from different constitutions of the world. So Indian constitution borrowed or taken up ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट्स को देखते हुए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, द ऑफिस ऑफ गवर्नर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फ्रॉम कनाडा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट टेकन अप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल ऑफ राइट्स को देखकर हमने क्या बनाया, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सो अलग अलग बहुत सारे प्रोविजन जो इंडिया में हो गया है, अलग अलग जगह से लिए गए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया, ठीक है। सो आपका एक हो गया, ये सारे इसके फीचर्स हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बट हम देखेंगे क्या वो सच में बोरोड है या नहीं है, क्लियर। सो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, इट टॉक्स अबाउट द सिंगल सिटीजनशिप, इट टॉक अबाउट द वेरियस प्रोविजन। देन पंचायती राज के साथ साथ 3 टियर शासन, एक और चीज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ है, कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करे, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट वाज मेंशन इन आर्टिकल, अभी जो देखेंगे तो कहां पर है, आपका आर्टिकल 19 में है। अर्लियर कहां पर दिख रहा था, ये 40s में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पर है, आर्टिकल 19, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को किससे जोड़ा गया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां से आया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पढ़ाऊंगा सभी चीजों को, जस्ट मैं आपका लिस्ट डाउन करवा रहा हूं, ठीक है। सो वी हैव लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी कहां पहुंचे हम, 13, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स है, स्पेशल फीचर है, कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड फॉर द सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट मतलब वी विल गिव ऑल द रिलीजन इक्वली, वी विल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली विदाउट एनी फेवर। सो ऑल द रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। A positive connotation for the secularism. In the West world, we have the negative aspect of secularism, where state is completely separated from religion. But Indian state is not completely separated from religion. But Indian state protect each religion equally, and they will treat each equal religion. आपका क्या बोला, each religion equally. So I talk about the secular state और कैसे होना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आपका 16, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां पर क्या कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द सेक्युलर स्टेट्स, ठीक है। सो ये भी एक प्रोविजंस को पढ़ना होगा, क्लियर। वहां पर मैंने बताया आपको फेडरल विद यूनिटरी बायस, ठीक है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम जुडिशरी की बात करें, अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, सो इंडियन जुडिशरी में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ल्ड में ऐसा नहीं मिलेगा, दैट इंडियन जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप क्या हो, आप स्वतंत्र हो और हम एक साथ क्या बोल रहे हैं, आप जुड़े हुए भी।